वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। पढ़ाने की शैली थी कॉम्पिटिटिव शैली। नीट की एग्जाम में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते थे उसी प्रकार से हमने उस टॉपिक को एक्सप्लेन किया था। शैली अब भी वही रहेगी कि नीट की एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे उसी प्रकार से हम आपको पढ़ाएंगे। टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। और श्वसन तंत्र में रेस्पिरेशन या श्वसन किसे कहते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। वैसे प्रश्न ये बनता नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। श्वसन किसे कहेंगे कि वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और हमें ऊर्जा मिलती है। इस ऊर्जा का उपयोग हम विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। अब डेफिनेशन से तो आप लोगों से कोई प्रश्न पूछेगा नहीं, तो कहां से पूछेगा प्रश्न, तो हम बात करेंगे श्वसन के प्रकारों के बारे में, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि यह कंसेप्ट लगता ही है कि मेरे को क्लियर है, लेकिन वास्तव में यह कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होता है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो इस क्लास में जांच लें, अगर नहीं है तो इस क्लास को सुन लें। देखिए टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन कितने प्रकार का होता है, इसको मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, नाम लिखूंगा। यहाँ पे टाइप्स लिख दिया मैंने और कौन कौन से टाइप्स हैं उनको मैं बता रहा हूं बोर्ड पे, ध्यान से देखते जाना। पहला मैं लिख रहा हूं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। कौन सा भाई, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। पता होगा आपको, पता है तो ठीक है। नेक्स्ट में लिख रहा हूं इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। बिना किसी डाउट के ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर है तो ठीक है, वरना क्लास देखते जाएं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, इंटरनल रेस्पिरेशन है। फिर तीसरी बात हम लिखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। कौन सी बात लिखेंगे बच्चा, सेलुलर रेस्पिरेशन। आता होगा, आता है नहीं आता है, यह कोई किसी को नहीं बताता है। एग्जाम में जब प्रश्न गलत हो जाता है तो फिर वह पछताता है। इसलिए कह रहा हूं क्लास को ध्यान से सुनेंगे। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। फिर और देखिए चौथे नंबर का रेस्पिरेशन मैं लिखूंगा इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन आता है क्या, इंस्पिरेशन। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, सब सेपरेटली आपको पता होना चाहिए। इंस्पिरेशन, फिर लिखेंगे अपन एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन, एक्सपीरेशन, ठीक है। कितने हो गए, ये फोर्थ नंबर का हो गया, ये फिफ्थ नंबर का हो गया। फिर और हम चर्चा करेंगे जिसको मैं लिखूंगा कि नॉर्मल। नॉर्मल को लिख रहा हूं एन, क्वाइट को लिख रहा हूं क्यू, और एब्डोमिनल को पूरा लिख रहा हूं एब्डोमिनल रेस्पिरेशन। एब्डोमिनल रेस्पिरेशन, ठीक है। एब्डोमिनल रेस्पिरेशन हो गया है। देखिए ये छठवें नंबर का रेस्पिरेशन हो गया है। फिर सातवें नंबर का रेस्पिरेशन और लिखूंगा जिसको मैं कहूंगा थोरासिक रेस्पिरेशन। क्या लिखेंगे बच्चा, थोरासिक रेस्पिरेशन। अगर आपको ये सारी चीजें आ रही हैं तो आप एकदम ओके हैं, बिना किसी कंफ्यूज के, क्योंकि कंफ्यूज हो गया ना वहीं प्रश्न गलत हो गया। थोरासिक रेस्पिरेशन हो गया। इसके अलावा और मैं लिखने की कोशिश करूंगा, देखें आता है नहीं आता। फिर मैं लिखूंगा यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या लिख दिया है, एरोबिक रेस्पिरेशन लिख दिया है। एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद एक और रेस्पिरेशन लिखेंगे जिसको क्या कहेंगे बच्चा, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। बहुत सारे रेस्पिरेशन मैंने यहां पर बोर्ड पे लिख दिए हैं। सारे जो हैं, सभी रेस्पिरेशन की जितने भी टाइप्स हैं उनके कंसेप्ट आपको क्लियर हैं कि नहीं, इसको जांच लेना। और जो मैंने लिख रखा है उसको बांच लेना। कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ठीक है, वरना फिर कह रहा हूं कि इस क्लास की आपको आवश्यकता है। तो ये सारे कंसेप्ट आपको सिंपल से डायग्राम के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से इस क्लास को देखेंगे तो ये समझ में आएगा। देखिए कोशिश कर लेते हैं समझाने की। सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि हम क्या करते हैं बच्चा, बाहर वायुमंडल जो है, ये तो सबको पता है, एटमॉस्फेयर जो है, वहां से O2 अपन क्या करते हैं भैया, ग्रहण करते हैं।
O2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। एटमोस्फियर से O2 ले ली और यह O2 कहां पर आ जाता है बच्चा? अपने लंग्स में आ जाता है, फेफड़ों में आ जाता है। किस में आ जाता है? फेफड़ों में। और फेफड़ों में आकर फेफड़ों की जो क्रियात्मक इकाई है जिसको अपन क्या कहते हैं? कूपिका। इस कूपिका में यह चला जाता है। कूपिका में जाने के बाद कहां पर जाता है? कूपिका क्या कहते हैं इसको? एल्वी ओलाई कहते हैं, एल्वी ओलाई या कूपिका कहते हैं। कूपिका से फिर यहां पर रुधिर में यह प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है बच्चा? रुधिर में प्रवेश करता है। और रुधिर से ये कहां पर चला जाता है? सेल्स में या फिर टिश्यूज में, कोशिकाओं में या फिर ऊतकों में या फिर जिसको अपन कहेंगे टिश्यूज में यह चला जाता है। टिश्यूज में चला जाता है। टिश्यूज में जाने के बाद यहां पर क्या है? जितने भी खाद्य पदार्थ है उनका क्या होता है बच्चा? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कोई गणित नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है, सब लोग जानते हैं। डोकरा बूढ़ा डोकरा भी ये बता देगा, कोई भी अपने घर में ये बता देगा कि हम बाहर वायुमंडल से सांस लेते हैं, ये सांस फेफड़ों में जाती है। इतना तो सबको पता होता है, पर ये नहीं बताएंगे कि ये कूपिकाओं में जाती है, जहां पर इस कूपिकाएं जो होती है ना, यहां पर ही कोरोना ने अटैक किया था। कहां पर किया था? एल्वियोलाई में कोरोना ने अटैक किया था। कूपिकाओं में जाकर यहां पर ही O2 व CO2 का विनिमय होता है। O2 तो रुधिर में चला जाता है और CO2 कहां पर आ जाता है? कूपिकाओं में आ जाता है। फिर कूपिकाओं से ये फेफड़ों में होता हुआ वापस कहां पर चला जाता है? वायुमंडल में चला जाता है। आ गई बात समझ में? यानी कि कूपिकाओं से किसका निष्कासन होता है? CO2 का। किसका निष्कासन होता है? CO2 का निष्कासन होता है। फिर ऑक्सीडेशन से टिश्यूज में क्या बनता है? CO2 बनता है। या टिश्यूज से CO2 कहां पर आता है? पहले कूपिकाओं में आता है और कूपिकाओं से कहां पर चला जाता है? फेफड़ों से होता हुआ वापस कहां पर आता है भाई? वायुमंडल में चला जाता है। इतना सा सिंपल सा प्रोसेस है। इस प्रोसेस के द्वारा जितने भी टाइप्स के रेस्पिरेशन हैं उनको हम समझेंगे, उनके कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए क्या बात है। पहले लेते हैं अपन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होता है वह किसे कहेंगे? देखिए सिंपल सी बात है कि वायुमंडल से ऑक्सीजन जो होता है एल्वियोलाई में आता है और CO2 जो होता है एल्वियोलाई से वायुमंडल में जाता है। तो ये जो प्रोसेस है यहां से यहां तक का, इसको हम कह देते हैं बच्चा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ध्यान से देखना, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होता है उसको ही हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 इंस्पिरेशन और नंबर 2 एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन कहने का मतलब क्या हो गया कि कूपिकाओं में O2 का आना या फेफड़ों में O2 का आना तो कहलाता है इंस्पिरेशन, और फेफड़ों से CO2 का वापस वायुमंडल में जाना ये क्या कहलाता है बच्चा? एक्सपीरेशन कहलाता है। तो ये दोनों किसके टाइप्स हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के टाइप्स हैं। इसमें क्या हो जाता है कि बाहर वायुमंडल जो होता है उससे CO2 आ जाता है। कहां पर? कूपिकाओं में आ जाता है। कूपिकाओं में आने के बाद यह है कहां पर? रुधिर में O2 चला जाता है और रुधिर से CO2 कूपिकाओं में आ जाता है। यहां तक का जो प्रोसेस है वह है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। आगे बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्या बात होती है कि नेक्स्ट ये बात होती है कि ये ऑक्सीजन जो होता है थोड़ा सा और गति करता है। कहां पर जाता है? रुधिर की वाहिकाएं, जो नसें जो होती हैं, नसें बना देते हैं आप लोगों के लिए। ये जो नसें हैं रुधिर की, इन रुधिर की नसों में क्या सप्लाई हो जाता है बच्चा? ऑक्सीजन सप्लाई होता है। क्या सप्लाई होता है? O2। ये ऑक्सीजन जो होता है रुधिर में परिवहन करता है, ठीक है। फिर यहां जाकर के इसमें ये क्या हो जाता है बच्चा? वितरित, यहां सेल्स में चला जाता है। तो यहां तक का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। ध्यान से देखना इस बात को, क्योंकि
जब भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में, उस समय कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। इंटरनल रेस्पिरेशन को कभी भी इंस्पिरेशन नहीं समझें। इंटरनल रेस्पिरेशन कहां होता है कि जो एल्वियोलाई, जो कुपिकाएं होती है, वहां से ऑक्सीजन कहां पर चला जाता है, रुधिर में चला जाता है, ये खून में चला जाएगा, और खून में जो CO2 जो था वह किस में आ जाता है, कुपिकाओं में आ जाता है। तो रुधिर वाहिकाओं में ऑक्सीजन का परिवहन या CO2 का जो परिवहन है वह क्या कहलाता है, इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है। फेफड़ों तक तो हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, कुपिकाओं से फिर रुधिर में अगर ऑक्सीजन जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन कहेंगे, ठीक है। और कोशिकाओं में जाकर के O2 तो इसमें चला जाएगा और यहां से ये क्या ग्रहण कर लेंगे, CO2 ग्रहण कर लेंगे। ये प्रोसेस कहलाएगा इंटरनल रेस्पिरेशन। आगे बात समझ में। फिर तीसरे प्रकार का जो रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन यहां पर पहुंच गया है, यहां पर ये जो ग्लूकोज है C6H12O6, खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनका क्या करता है, ऑक्सीजन इनसे रिएक्ट करता है और क्या बना देता है बच्चा, CO2 बनाता है, पानी बनाता है और इसके साथ साथ ऊर्जा या एनर्जी बनाता है। तो ये जो रिएक्शन यहां पर हुई है इसी को हम नाम देते हैं बच्चा सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तीन कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, कुपिकाओं तक O2 व CO2 का विनिमय एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। इंस्पिरेशन, जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना, इंस्पिरेशन कहलाएगा। एक्सपिरेशन, CO2 को बाहर निकालना, O2 इन, O2 जो है इन और CO2 आउट, ठीक है। O2 अंदर ग्रहण करना इंस्पिरेशन कहलाएगा, CO2 बाहर जाना एक्सपिरेशन कहलाएगा। दोनों किसके टाइप्स हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के टाइप्स हैं। फिर इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या आपने रीड किया कि O2 या CO2 का जो परिवहन है वह ब्लड वेसल्स में होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन कहेंगे। सेल्स में जाने के बाद O2 जो होता है वह ग्लूकोज का विखंडन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है और ऊर्जा प्रोवाइड करता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो एक और यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, क्या है बच्चा, कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है यानी कि जो खाद्य पदार्थ है उनका ऑक्सीडेशन, उनको तोड़ना, ग्लूकोज का विखंडन करना। अगर ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। और यदि ग्लूकोज का विखंडन बिना ऑक्सीजन के हो जाए, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जिन्हें श्वास के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, वो फिर भी जिंदा रहते हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता। कौन से हैं, यीस्ट जो होता है उसमें, कवक फंजाई जो होते हैं, तो उनमें किस प्रकार का रेस्पिरेशन पाया जाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है बच्चा, यीस्ट में एनएरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है, YEAST। यीस्ट में किस प्रकार का रेस्पिरेशन पाया जाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। क्या क्या देखा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन नंबर 1 देख लिया, इंस्पिरेशन नंबर 2, एक्सपिरेशन नंबर 3, इंटरनल रेस्पिरेशन नंबर 4, सेलुलर रेस्पिरेशन नंबर 5, एरोबिक रेस्पिरेशन नंबर 6 और एनएरोबिक रेस्पिरेशन नंबर 7। 7 प्रकार के रेस्पिरेशन आपने रीड किए हैं। अभी तक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। 2 प्रकार के रेस्पिरेशन और हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से, नंबर 8वें नंबर का जो रेस्पिरेशन है उसका क्या नाम है, नॉर्मल रेस्पिरेशन। ध्यान से देखना इस बात को, नॉर्मल रेस्पिरेशन या फिर क्वाइट रेस्पिरेशन भी कहते हैं इसको, क्वाइट रेस्पिरेशन।
नॉर्मल रेस्पिरेशन, क्वाइट रेस्पिरेशन, एक और नाम इसका लिख देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एब्डोमिनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। खूब सारे नाम हो गए ना भाई। नॉर्मल रेस्पिरेशन है, इसी को क्वाइट रेस्पिरेशन कहते हैं। क्वाइट रेस्पिरेशन है, इसी को एब्डोमिनल रेस्पिरेशन कहते हैं। अब होता क्या है, नॉर्मली जो हम श्वास लेते हैं, जो रेस्पिरेशन हम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं। बिना किसी डर के, बिना किसी भगदड़ के, बिना किसी दौड़ के, सामान्य अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति जिस प्रकार से श्वसन करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एब्डोमिनल रेस्पिरेशन कहते हैं। ध्यान से देखना इस बात को। एब्डोमिनल रेस्पिरेशन बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है ना, तो कंफ्यूज जरूर होते हैं। कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कंफ्यूज जरूर होंगे, इस बात को आप ध्यान से सुन लेना। इसलिए टॉपिक को का कंसेप्ट जो है वो आपके क्लियर होना चाहिए। नॉर्मल रेस्पिरेशन है, उसको क्वाइट रेस्पिरेशन भी कहते हैं, और क्वाइट रेस्पिरेशन जो है उसको एब्डोमिनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। सामान्य अवस्था में, नॉर्मल स्टेज में जो स्वस्थ व्यक्ति श्वास लेता है, उसको हम नॉर्मल रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या खास बात है, कई बार पूछ लेते हैं कि नॉर्मल रेस्पिरेशन जो होता है या श्वास जब हम लेते हैं, तो उसमें सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है? तो सिंपल सा ऑप्शन में आगे आ जाता है भाई, फेफड़ों की भूमिका होती है। समझ गए? क्या लिख देते हैं, फेफड़ों की। नहीं, आंसर गलत है। श्वास लेने में सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है बच्चा? डायफ्राम की होती है। किसकी होती है? डायफ्राम और पसलियों की भूमिका रेस्पिरेशन में, जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है उसमें होती है। और डायफ्राम जो होता है उसकी भूमिका तो होती है लगभग 75%, 75%। श्वास लेने में डायफ्राम की भूमिका कितनी होती है? 75% होती है। डायफ्राम से एक और क्वेश्चन निकल करके आता है कि डायफ्राम जो होता है उसमें किस प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं? तो बच्चा बता देना, रेडियल मसल्स इसमें पाई जाती है। रेडियल पेशियां, रेडियल पेशियां किसमें पाई जाती है? डायफ्राम में पाई जाती है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, फेफड़ों की भूमिका ओनली कितनी प्रतिशत होती है? लगभग डायफ्राम की भूमिका कितनी परसेंट होती है? 75% होती है। ये इसमें आप लोग ध्यान में रखें। कितने परसेंट भूमिका होती है इसकी? 75%। और जिसको कहेंगे पसलियों की भूमिका कितनी होती है? डायफ्राम के बाद पसलियां जो होती है उसकी भूमिका होती है। फेफड़े एक तरह से रिजर्वायर का काम करते हैं। 25% भूमिका पसलियों की होती है, 75% भूमिका किसकी होती है? डायफ्राम की होती है। ये ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार का रेस्पिरेशन क्या कहलाएगा? एब्डोमिनल रेस्पिरेशन कहलाता है। अब दूसरा, एक और लास्ट 90 प्रकार का रेस्पिरेशन जो बच गया है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है थोरासिक रेस्पिरेशन। थोरासिक रेस्पिरेशन होता क्या है? कई बार क्या होता है, कई बार क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो मॉर्निंग वॉक या दौड़ लगाते हैं ना, तब क्या होता है, उनका जो डायफ्राम है वह ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, पहले की तुलना में नॉर्मल सांस लेते हैं उसकी तुलना में 15 से 20% जो रेडियल मसल्स हैं वो 15 से 20% ज्यादा एक्टिव हो जाती है। यानी कि डायफ्राम जो होता है वो 15 से 20% ज्यादा एक्टिव हो जाता है। और पसलियां जो होती हैं, पसलियां ऊपर की ओर ज्यादा बाहर की ओर निकलती हैं। वक्ष गुहा का आयतन भी लगभग इतना परसेंट, 15 से 20% बढ़ जाता है। तो इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार का श्वसन जो होता है ना, वो थोरासिक श्वसन कहलाता है। मतलब डर के समय या फिर एक्सरसाइज के समय, दौड़ वगैरह जब हम करते हैं, तो जो अपन श्वसन क्रिया करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? थोरासिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और यह है जो पहले नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं उसकी तुलना में कितना गुना अधिक वायु ग्रहण करते हैं? तो अपन इसमें 15 से 20% अधिक एयर अपन ग्रहण करते हैं। उससे उसकी रेट जो है 15 से 20% अधिक होती है। तो कहने का मतलब क्या है, थोरासिक रेस्पिरेशन जो होता है कौन सी कंडीशन में हम करते हैं? जब या तो हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हो या जब हमारे को कोई घबराहट हो रही हो, तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? थोरासिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये थे रेस्पिरेशन के विभिन्न प्रकार। कंसेप्ट क्लियर रखना और सफलता का स्वाद चखना। थैंक यू, धन्यवाद।